तरह से आज जो है प्रधानमंत्री की तरफ से रोजगार दिया गया, किस तरह से देखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट स्टेप? आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 5वीं बार रोजगार मेले के माध्यम से ये सरकारी नियुक्तियों का पत्र दिया गया है, जिसमें आज देश भर में लगभग 71,000 से अधिक युवाओं को रोज़गार प्राप्त हुआ है, जिसमें सरकारी नियुक्तियां दी गई है। मैं इस अवसर पर उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इन सबको ये नियुक्ति पत्र भी दी। और आने वाले समय के अंदर भारत जब विकसित राष्ट्र बन रहा है तो उसके अंदर इन सभी युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी ने इन सभी को मार्गदर्शित भी किया और जिस तरह से इनका उत्साहवर्धन किया, और निश्चित रूप से जब विकसित भारत बनेगा तो उसके अंदर जो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, गति के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इस गति के साथ जब विकसित राष्ट्र बने तो इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं निश्चित रूप से आज इस अवसर पर इन सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजस्थान में जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ हैं, आप उसी राज्य से आते हैं, किस तरह से देखते हैं ये जो सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है? ऐसा कि इसकी सज़ा राजस्थान की जनता भुगत रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया है और वो सिर्फ अशोक जी गहलोत कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार का आलम है। ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ी हुई है और बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। तुष्टीकरण की नीति पर ये सरकार चल रही है। इसलिए राजस्थान के अंदर तो जनता है वो निश्चित रूप से आज चुनाव का इंतज़ार कर रही है कि किस तरह से उन्होंने उस समय चुनाव के अंदर पहले विश्वास किया था, उम्मीद की थी कि राजस्थान का विकास होगा, किसानों का जो उनका ऋण है वो माफ़ होगा, संपूर्ण वादा किया था, युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, लेकिन वो झूठे वादे किए थे। और कांग्रेस एक झूठ का पुलिंदा है, ये आज से नहीं है, कांग्रेस का कल्चर रहा है। जब से आज़ादी मिली है तब से लेकर लगातार देख रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जनता को चुनाव का इंतजार है और इस सरकार को लगता है जिस तरीके से राजस्थान के हालात हैं, आपस में जो रंजिश चल रही है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसा है कि क्या आप लोग संपर्क में हैं सचिन पायलट के? राजस्थान की जो जनता है वह आने वाले समय के चुनाव का इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद की थी उसके ऊपर ये लोग खरे नहीं उतरे। इसलिए यहाँ की जनता तो बहुत त्रस्त है, क्योंकि इनको एक ही चाहिए कि किसी प्रकार से तुष्टीकरण की नीति हो और उसके बाद में राजस्थान के अंदर उनको जो ये अवसर मिला है, ये अभी इनके पास 6 महीने में जितना राजस्थान को लूट सको उतना लूटो, इसके अंदर वो लगे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी पायलट के कि क्या ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी अगर जनाधार करने वाला अच्छा कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसे जो भी हमारे जो विचारधारा से और भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से चले। आज रोज़गार मेले के द्वारा केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, जिन्होंने आज यहाँ के जम्मू कश्मीर के बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनको दी गई। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। चले हमसे बात करते हैं कि इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर जो रिसीव की है, जो कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री थे उनके हाथों जो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव किया, कितनी खुशी है और कितना उनको लग रहा है कि मतलब इस जो ये रोज़गार मेला है, इनको इस रोज़गार मेले से क्या क्या अपेक्षाएँ थी और क्या क्या अपेक्षाएँ हैं। सर आपका नाम बेटा? मैं अनिमेश फड़िया। अनिमेश कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उधमपुर का। अनिमेश, आज जो ये रोज़गार मेले के द्वारा आपको अपॉइंटमेंट लेटर दी गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही प्रिविलेज और ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कैलाश चौधरी सर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के एग्रीकल्चर और सोशल वेलफेयर से मिला है। बहुत ही प्रिविलेज फील हो रहा है। जो आपको यहाँ पे लेटर मिला, पहले इसका रिक्रूटमेंट जो था इसका क्या प्रोसेस था? इसका रिक्रूटमेंट का ये था कि सीजल का एग्जामिनेशन दिया था मैंने 2021 में, खोले गए थे ये 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। अप्रॉक्सीमेटली 15 मंथ्स हो गए हैं अभी मेरे को मिला है। बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही पेशेंस से और बहुत ही परसिवरेंस से मैंने ये निकाला है एग्जामिनेशन, और इतने बड़े प्रिपरेशन, इतने बड़े ह्यूज कॉम्पिटिशन में बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस एग्ज़ाम में आने के लिए? इसमें कितना मतलब इसमें किस किस का योगदान आप समझते हो, किसका योगदान है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा मेहनत तो मेरी है ही,
मैं कहना चाहूँगा मेरे घर वालों की भी काफ़ी मेहनत है। मेरे दोनों एम्प्लॉइज़ हैं, पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं, मामा भी मेरे रिटायर्ड सीजीओ हैं, सिविल एंड गेजेटेड ऑफिसर रह चुके हैं। मैं ये कहना चाहूँगा घर में जो भी काम होते थे वो पापा मम्मा करते थे, मेरे से बहुत कम करवाना। मेरे चाचों की दुकान है, वो हैंडीकैप्ड हैं एक्चुअली, वो भी बहुत काम करवाते थे मेरे से, लेकिन टोटली मैंने बंद कर दिया था। पूरा प्रॉपर फोकस दिया था, यूट्यूब से पढ़ना, घर से मैंने सेल्फ स्टडी ली है, 1.5 साल मैंने पढ़ा है और एट द एंड में आप देख सकते हो मेरे को रिक्रूटमेंट लेटर मिला हुआ है। इसमें जो आपका जो रोज़गार, ये जो इस रोज़गार मेला के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आप लक को कितना मानते हो और हार्ड वर्क को कितना मानते हो? एक्चुअली लक तो मैटर करता ही करता है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा हार्ड वर्क, आप देखो लक तभी मैटर करेगा जब आपने हार्ड वर्क किया हो। मैं कहना चाहूँगा हार्ड वर्क आपका 95% होता है, वो आपको डिफाइन करेगा, लेकिन 5% कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता है। अगर भगवान आपके साथ है तो ज़रूरी लक मिलेगा ही मिलेगा। आपने कई देखे, हमने युवा जो है वो केएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एमबीबीएस वगैरह में जाते, मगर आपने सीजीएल में आपने किया। क्या आपको पहले से ही नज़र थी कि सीजीएल में ही जाना है कि किसी और फील्ड में भी आपका वो था? एक्चुअली जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2021 में कंप्लीट हुआ जून में, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था। एक्चुअली मैंने बीटेक मैकेनिकल से किया हुआ है और मैं पहले सोचता था कि मेरे को इंजीनियरिंग बनना चाहिए, मेरे नहीं तो 4 साल वेस्ट हो गए। लेकिन फिर मैंने बाद में देखा यूट्यूब पे देखा कि ये इंस्पेक्टर वगैरह, ये जो डिफेंस में है, ये कहाँ से मिनिस्ट्रीज़ निकलती हैं, कौन सी एग्जामिनेशन से हैं। तो मैंने सर्च किया, मेरे को मिला सीजीएल एग्जामिनेशन, और काफ़ी जो उनके सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, रीजनिंग, उनमें मेरी काफ़ी कमांड है। रीजनिंग और जीके में मैं थोड़ा सा कमज़ोर था, जीके में मैंने थोड़ी मेहनत करी है। तो अब मैं देख सकता हूँ केएस और एग्जामिनेशन वो भी है, आगे मेरा देखूंगा फ्यूचर में अगर मैं उसके लिए करूँगा। पहले मेरा ये था कि मैं एक जॉब सिक्योर कर लूँ, ताकि मैं फ्री माइंड से, एक फ्री स्टेटस से मैं दे सकूँ एग्जामिनेशन। और बाकी देखा बैंकिंग में मैं देता था, लेकिन एट द एंड मैंने सोचा कि एक ही जगह फोकस करना चाहिए, 2 नाव पे पैर नहीं रखने चाहिए। ये आपकी यहाँ पे इनकी माता जी भी हैं, उनसे भी बात करनी। कैसा फील हो रहा है आज आपके बेटे को नौकरी का जो लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है? बहुत प्राउड फील रहा है। नेचुरली ये तो एक पेरेंट्स के लिए फील प्राउड ही होता है, पर सबसे ये है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो ड्राइव चलाई है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है। बच्चा जितनी हार्ड वर्क करेगा नेचुरली उसको सक्सेस मिलेगी। आपको मतलब जो सीजल है या आपका जो बेटा है, कितने मतलब आपने इसको कभी मतलब बोला कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने पे ज़्यादा, आजकल जो माँ बाप है ज़्यादा पढ़ने पे ही जोर देते हैं, भाई हमारा बेटा पढ़ना चाहिए। आपको कितना मतलब कितना करना पड़ा, कोशिश पढ़ाने के लिए कितना करना पड़ा? एक्चुअली ये बहुत ही शुरू से सेंसिटिव रहा है, इसने खुद ही बहुत फोकस किया। हमारा तो योगदान सिर्फ इसका एक ही, इसको मोटिवेशन करते रहते थे। बाकी इसने अभी ऑडिटर सेलेक्ट हुआ है, नेक्स्ट 2022 में भी ये सिलेक्ट हो गया असिस्टेंट सेक्शन अफसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर। तो अभी दोनों का मतलब इसको हाई पोस्ट है, वो असिस्टेंट सेक्शन अफसर। 22 में भी सिलेक्शन हो गई है, 22 में सीजीएल में इसकी सिलेक्शन हो गई एएसओ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर दिल्ली में। तो उसका भी उसको जॉइनिंग लेटर आने वाला है। अब देखेंगे ये वाला करता है या वो वहाँ जाता है। आपका क्या मतलब, आपका क्या ख्याल है, मतलब आपकी क्या इच्छा? जहाँ ये चाहेगा, अच्छा, जो बेटा चाहेगा, बच्चा चाहेगा, बच्चे के लिए सब कुछ है। नहीं, मेहनत से उसको हाई मेहनत के रंग लाई, वो हायर पोस्ट है ऑडिटर से। ये लेवल 5 है, वो लेवल 7 है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा वहाँ जाएगा, थोड़ा स्टेटस भी है वहाँ। बाकी माँ बाप के लिए क्या मैसेज है? कि बच्चों को मोटिवेशन कीजिए, बच्चे को टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। बाकी छोटे बच्चे आपके होमवर्क जो है ना वो खुद कीजिए। हमने यही मोटिवेशन हमने यही रखा है अपनी लाइफ में। चलो कि आप बच्चे से काम काब करवाएंगे। चलो आपको भी मुबारक और आपके बच्चे को भी मुबारक है। बेटा आपका नाम? जी मेरा नाम शाहिद अली। शाहिद कहाँ से हो? जी मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से। शाहिद कैसा लग रहा है आज जो प्रधानमंत्री का जो रोज़गार मेला है, आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, कितनी खुशी है, क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू, दिस इज़ इंडीड प्लेजर ऑनर फॉर मी टू बी विद हियर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से मुझे अपॉइंट हुआ है, यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर मिला है यहाँ पे। आई एम वेरी प्लीज्ड। Seriously, I am saying to you, the Department of Post is emerging the Department of India, and I am very thankful to the Department of Post that I am being honored by this regular order. ये आपने जो एग्ज़ाम दिया था इसका सीजीएल का, ये कब मतलब किस साल में दिया, किस ईयर में दिया? सेशन 222 की ये अपॉइंटमेंट हुई थी मुझे। हाँ, 29 नवंबर 2022 में मैं अपॉइंट हुआ था। तो एक्चुअली इट इज़ मेरिट बेस्ड ऑन दी 10th बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एंड आई एम बीइंग प्लीज्ड टू बी विद दिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू डिपार्टमेंट। आपको मतलब जब आपने पहले भी कई एग्ज़ाम्स दिए होंगे या मतलब किसी पोस्ट के लिए या किसी रिक्रूटमेंट के लिए,
आपको क्या लगा इस रिक्रूटमेंट में और उसमें कोई फ़र्क लगता है आपको? Actually, if I can tell you one thing, the Department of Post is the very technical job, and इसमें बहुत सुविधाएं मिलती है हमें, स्कीम्स पॉलिसीज़ मिलते हैं बच्चों की तरफ से, महिला की तरफ से, and we are getting much more aware of it. We are getting much more aware of the society about the women attraction towards the Department of Post. इसमें बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है हमें डिपार्टमेंट की तरफ से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। कितना कंपटीशन था आपको, जो एग्ज़ाम दिया आपने, जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया या जो एग्ज़ाम पास किया आपने, कितना कंपटीशन, एग्ज़ाम बेस्ड था कि मेरिट बेस्ड था इसमें? इट वाज एक्चुअली ऑन द मेरिट बेसिस, 10th बेसिस, परसेंटेज बेसिस। 10th में कितने मार्क्स? मेरे थे 93% एंड आई एम फॉलोइंग इन द कैटेगरी OBC, दैट्स व्हाई आई गॉट सिलेक्टेड। 93% थे मेरे, एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि उस टाइम पिछले साल 254 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होने वाली थी, and I'm very thankful to Almighty Allah I'm being selected. रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए और साथ ही साथ आपने गति शक्ति जैसे कार्यक्रम प्रारंभ करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो तेज रफ्तार दी है, उससे रातों रात अलग अलग किस्म के रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहां केवल 4.25 लाख किलोमीटर तक बनी थी, आज वो बढ़कर के 7 लाख किलोमीटर तक जा पहुंची। हवाई अड्डे केवल 74 थे इस देश में 2014 में, आज दुगने से भी बढ़कर 148, 300 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज जहां पहले 145 हुआ करते थे, मात्र 260 उसमें और जोड़ दिए गए। और साथ ही साथ नए आयाम, खादी का उद्योग, 1 लाख करोड़ से अधिक टर्नओवर, खिलौनों के आयात के बजाय उनका निर्यात, ये सब रोजगार उपलब्ध करवाने वाले नए आयाम आपके द्वारा देशवासियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि भाग्यशाली है वो नौजवान जो आज आपसे ये नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगले 25 वर्ष में उन्हें यह अवसर रहेगा कि अपनी पूरी ऊर्जा, उत्साह और क्षमता के साथ वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके, ताकि जब सन 2047 का शताब्दी उत्सव वो मनाए तो गर्व के साथ कह सके कि मुझे नौकरी लेते हुए मेरा नियुक्ति पत्र मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त हुआ था। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी देश में हो रहे अभूतपूर्व विकास के नए आयाम, रोजगार सृजन की सरकार की प्रतिबद्धता और अमृतकाल में विकसित भारत के सशक्त आधार का संदेश लेकर आई है। इसी संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की गत 9 वर्षों की यात्रा तेज, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास की शानदार मिसाल है। बीते 9 वर्षों में देश में अभूतपूर्व गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। गरीब कल्याण के लिए संकल्पबद्ध प्रयास हुए हैं। साथ ही लगातार बड़े पैमाने पर उद्यमिता, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। युवा देश को युवा शक्ति के सामर्थ्य का भरपूर लाभ मिले और विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि में कर्मठ कर्मयोगी अपना अहम योगदान दें। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का एक विशाल लक्ष्य रखा। रोजगार मेला सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में की गई एक अभूतपूर्व पहल है। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया। पहले की धीमी और ऑफलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर तकनीक आधारित और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है।
इससे अनियमितता की संभावना खत्म हो गई है और मेरिट का सम्मान सुनिश्चित हुआ है। अब भारत सरकार हर महीने संपूर्ण चयन प्रक्रिया के साथ रोजगार देने के लिए तेज प्रयास कर रही है। रोजगार मेला सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने का उत्सव नहीं है, एक डेडलाइन का दूसरा नाम ही रोजगार मेला है, जिसके तहत एक निश्चित दिन पर सभी नियुक्तियों से संबंधित प्रोसेस पूरा करना होता है। रोजगार मेला से ये कर्तव्यबद्धता सिस्टम में आई है और वो एक नई ऊर्जा से काम करने लगा है। ये मेला युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम भी है। अलग अलग राज्य सरकारें और विभाग भी रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं। आज भारत सरकार के विभिन्न विभागों में एक साथ 71,000 से भी अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। सिस्टम से जुड़कर किस तरह से काम करना है, कार्यस्थल नैतिकता क्या होती है और मानव संस्थान नीतियां क्या हैं, नई भूमिका के उचित निर्वहन के लिए कर्मयोगियों को इन विषयों की समझ होना जरूरी है। इसलिए इन सभी विषयों के बारे में एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाना तय है। रोजगार मेला के तहत चयनित अभ्यर्थियों को मिल रहे अपॉइंटमेंट लेटर्स इन हकदारों और उनके परिजनों के लिए एक प्रकार से आनंद और बेहतर कल का आमंत्रण है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का एवं देश भर से जुड़ी युवा महाशक्ति का मार्गदर्शन करें। नमस्कार साथियों, आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब 1.5 साल।
आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें ये भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटैच करना भी पर्याप्त होगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई है। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमीटर के आसपास रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था।
जबकि हमारी सरकार ने बीते 9 साल में भारत में करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यानी डबल। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर, उस समय हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। 2014 से पहले देश में 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी। आज देश में 7.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं, ये भी करीब करीब डबल। 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपास पहुंच रही है, ये भी डबल। बीते 9 वर्षों में देश में गरीबों के लिए जो 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए, उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए। गांव-गांव में खुले 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर आज रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। युवाओं को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। गांवों में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन बने हैं, या फिर 9 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना, ये सभी अभियान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, ये देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर बना रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच रही है। और अनुमान ये है, इन स्टार्टअप ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। साथियों, इन 9 वर्षों में देश ने कैब एग्रीगेटर्स यानी ऐप के जरिए टैक्सी को भारतीय शहरों की नई लाइफलाइन बनते देखा है। इन 9 वर्षों में ऑनलाइन डिलीवरी का एक ऐसा नया सिस्टम तैयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिए। इन 9 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल आया। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन 9 वर्षों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 60 शहरों से आगे बढ़कर
600 से भी ज्यादा शहरों में पहुंच गया। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिए। इस राशि से किसी ने अपना नया व्यापार कारोबार शुरू किया है, किसी ने टैक्सी खरीदी है, किसी ने अपनी दुकान का विस्तार किया है, और इनकी संख्या लाखों में नहीं, मैं गर्व से कहता हूं ये संख्या आज करोड़ों में है। करीब करीब 8 से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया। आज जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसका भी आधार देश में मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से रोजगार का निर्माण करना है। पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दे रही है। ये राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी। साथियों, भारत के युवाओं के पास अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की स्किल रहनी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम तैयार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी और हर दिन एवरीडे 2 कॉलेज खोले। हमारी सरकार आने से पहले देश में 720 के आसपास यूनिवर्सिटी थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स तैयार किए गए थे। पिछले 9 वर्षों में हम 15 नए एम्स बनाने की तरफ बढ़े। इनमें से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाएं देनी भी शुरू कर दी। 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज इनकी संख्या लगभग 700 हो चुकी है। कॉलेज बढ़े तो स्वाभाविक तौर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। साल 2014 से पहले हमारे देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें सिर्फ 80,000 के आसपास ही होती थी। अब देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़कर 1,70,000 से भी ज्यादा हो गई है। साथियों, किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी आईटीआई ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 9 वर्षों में देश में लगभग हर रोज एवरीडे एक नई आईटीआई का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब 15,000 आईटीआई में देश की नई जरूरतों के मुताबिक नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं।
पीएम कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई। साथियों, सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, ईपीएफओ का। अगर हम वर्ष 2018-19 के बाद के ईपीएफओ के नेट पेरोल के आंकड़ों को ही देखें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब मिली है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल डाटा है उससे साफ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब में निरंतर वृद्धि हो रही है। फॉर्मल जॉब में इस वृद्धि के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं। साथियों, बीते कुछ सप्ताह में जिस तरह की खबरें आई वो भारत में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी को दिखाती है। कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वॉलमार्ट के सीईओ से हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी कंपनी अगले 3-4 वर्षों में ही भारत में 80,000 करोड़ रुपए के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी। हमारे जो युवा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सिस्को के सीईओ ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान मुझे बताया वो भारत में बने 8,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एप्पल के सीईओ भी भारत आए थे। भारत के उज्जवल भविष्य और खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे। दुनिया के मशहूर सेमीकंडक्टर कंपनी एनएक्सपी, इसके टॉप एग्जीक्यूटिव भी हाल ही में मुझसे मिले हैं। वो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण और उसके सामर्थ्य को लेकर बहुत पॉजिटिव है। फॉक्सकॉन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपये का निवेश शुरू कर दिया। अगले एक सप्ताह में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे सीईओ से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। ये सारी बातें, ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, देश में चल रहे विकास के इस महायज्ञ में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में आपको अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्पों को भी साकार करना। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। आज से आपके जीवन में सीखने का भी एक नया दौर शुरू हो रहा है। सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल डेवलपमेंट पर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म iPod कर्मयोगी शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर
कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उनका पूरा उपयोग करें। आपकी क्षमता जितनी बढ़ेगी इतना अपने कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्षमतावान लोगों के कारण कार्य पर जो सकारात्मक प्रभाव होता है उसका प्रभाव देश की सभी गतिविधियों में सकारात्मकता को गति देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आपको तो बधाई देता ही देता हूं, आपकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ आपके परिजनों को, आपके परिवारजनों को, क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा, अपेक्षा और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुछ बच्चे जिनको आज जो रोज़गार मेला था, जिनको आज कैलाश चौधरी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने आज अपने हाथों से उनको अपॉइंटमेंट लेटर दी है और आपने देखा कि ये बच्चे कितने खुश हैं और कितना उत्साहित हैं। उनका ये कहना है कि हमें जो मेहनत है, हमारी आज की जो मेहनत है वो रंग लाई है। अभिषेक बारू के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।